रसिया जो है वहां पे एक ट्रॉइका, उसने एक नया मतलब ट्रॉइका प्लस बनाया। ट्रॉइका क्या है? ट्रॉइका वहां के इक्का गाड़ी को कहते हैं, जिसमें 3 घोड़े लगे रहते हैं। इसमें चक्का नहीं होता है, ये बर्फ पे फिसलता है, क्योंकि रूस बहुत ठंडा शहर है, वहां फिसलने वाली चीज है। तो ये ट्रॉइका ये दिखाता है कि 3 देश मिलकर, ये जो पीछे इक्का गाड़ी है यानी उसको अफगानिस्तान समझिए, उसको खींचेंगे से 3 ठो मिलकर। कौन कौन? चाइना, यूएस और रसिया। और रियल में आज के वक्त में पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों का डोमिनेंस देखते हैं। चाइना जो है इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, रसिया और अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर पहले से थे सब। तो इन्होंने, पुतिन का ये दिमाग था कि ट्रॉइका से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है, अशरफ गनी सरकार को हम लोग एक स्टेबल दे सकते हैं। लेकिन ट्रॉइका भी ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग था। अमेरिका का कंसर्न कुछ अलग था, रसिया का कुछ अलग था। चाइना का मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है क्या नहीं, इसको बस फायदा दिखना चाहिए, आतंकवादी को ये मान्यता का अपना अब्बा घोषित कर देगा ये। तो ट्रॉइका को और आगे बढ़ाने के लिए पुतिन ने ट्रॉइका प्लस बनाया, जिसमें भारत को भी जगह दिया गया। ट्रॉइका में तो ये तीनों थे ही सब, ट्रॉइका में ऑलरेडी ये 3। इसके अलावा ट्रॉइका प्लस में अन्य 4 और देशों को भी जोड़ा गया है, कतर को, ईरान को, भारत और पाकिस्तान को। इन्हीं देशों को जोड़ने के पीछे रूस की बहुत ही मतलब सोची समझी रणनीति है। देखिए, हथियार और पैसा टेक्नोलॉजी के मामले में ट्रॉइका के ये 3 देश ही एनफ है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ट्राइका प्लस बनाया गया, जिसमें से इन 4 को शामिल किया गया। जिसमें हम पहला देखते हैं ईरान का। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बाउंड्री बनाता है। अब ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, शिया कंट्री, और अफगानिस्तान जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएगा तो तालिबान जो है वो, उसका तो कोई संविधान नहीं है, वहां पे शरिया कानून है, मतलब जो बात नहीं माने उसको उड़ा दो सीधे। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फुल पावर में आ जाए, इसलिए ट्रॉइका प्लस में इसको शामिल किया गया ईरान को, कि ईरान पूरी जी जान लगा देगा तालिबान को काउंटर करने के लिए। उसके बाद कतर को शामिल किया गया। कतर वो ऐसा जगह है जहां पर तालिबान को सबसे ज्यादा मतलब एक कहिए तो समर्थन मिलता है। तालिबान की कोई मीटिंग होगी बाहर में तो कतर में मीटिंग होगी। आप देखेंगे कतर की राजधानी दोहा वार्ता होती है इन लोग की। कोई भी समझौता करेंगे सब तो दोहा में आके करेंगे सब, क्योंकि कोई भी देश कंधार में जाना नहीं चाहता है सेफ में, तो ये दोहा में। तो ये याद रखिएगा, कतर का ही सबसे न्यूज़पेपर है अल जजीरा, जो इन लोगों की मिडिल ईस्ट की बातों को वो अपनी ओर से मतलब बढ़ा चढ़ा के भी रखता है, अल जजीरा। तो कतर को शामिल कर लेंगे तो देखिए, अब ईरान और कतर, ये रूस, अमेरिका, चाइना, इन्हीं तीनों के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है, 3 देश के हिसाब से। अब भारत को रखने का एक और फायदा ये है कि भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ तालिबान आ जाए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में वो मिलिटेंस चालू कर देगा। और पाकिस्तान को रखने का कारण था कि भैया पाकिस्तान को हटाएंगे तो यहाँ कभी शांति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए तो बच्चादानी है। जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इसके आतंकवादी बच्चे होते ही रहेंगे। तो ये ससुरा, इसको रखना तो जरूरी है। तो ट्रोइका प्लस देखते हैं लोग, ये कितना आगे बढ़ सकता है, कितना शांति वार्ता कर सकता है। हालांकि ये बात जरूरी है सबको समझना कि तालिबान अफगानिस्तान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कंप्लीट तालिबान कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। वहां बहुत से बहुत अगर तालिबान को कोई काउंटर करेगा ना तो 50-50 रहेगा। तो इंडिया को भी ये सोच के चलना है कि हमें तालिबान के साथ इस तरह से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि भैया हमारी जो वहां पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे लगे हैं, उसको तुम नुकसान मत करो, बाकी हम तुम्हारे में इंटरफेयर करने नहीं जा रहे हैं। और तालिबान भी इस बात को समझता है कि अभी के वक्त में अगर हम भारत से खुला दुश्मनी ले लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये इसी को देखते हुए देखिए, अशरफ गनी पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ है। मतलब उनका स्पष्ट कहना है, वो मीटिंग में भी थे उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में, वहां पर तो उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑफिशियली कहा है अफगानिस्तान की एयरफोर्स को कि आप तालिबान पर हमला करेंगे तो हम आपको हमला कर देंगे। मतलब जो एयरफोर्स देश की रक्षा के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स आतंकवादियों की रक्षा के लिए होता है। अब यही पाकिस्तान जो होता है, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जिहादियों को घुसा दिया अफगानिस्तान में, जिससे कि अशरफ गनी ने ओपन मंच पर किया है। अब किसी देश का प्रेसिडेंट बोलता है तो इस बात की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ये पाकिस्तान वाले कितने गिरे हुए हैं आप अंदाजा लगाइए। बकरीद की नमाज हो रही थी प्रेसिडेंट पैलेस में, बकरीद के नमाज में भी बम फोड़ दिया सब। बेचारा देखिए, ये बेचारे एक आदमी है, घबरा के मतलब उठ के जाने लगे। अब बताइए, कोई नमाज पढ़ रहा है उस वक्त भी बम फोड़ रहे हो। अब बताइए, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो 57 देश हैं, क्या इस पर प्रतिक्रिया सुने हैं? नहीं हो सकते। लेकिन यही अगर रॉकेट हमला
नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों पे होता या कश्मीर पर होता तो बवाल मचा देते। इसी वजह से ओआईसी की लोगों बात नहीं मानते, क्योंकि लोगों को भी पता है कि भैया ओआईसी कंट्री में 57 देश है, ये कब किसके साथ जाएंगे, ये अपने हिसाब से सेलेक्टिव आइडिया रखते हैं। बताइए, हम तो दाद देना चाहते हैं अशरफ गनी साहब को कि ये देखिए यहीं पर ये बैठे हैं अशरफ गनी साहब, यहाँ पर इन्होंने हिले तक नहीं, जो बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर तो राष्ट्रपति हैं सामने, हिले तक नहीं, क्योंकि देखिए ये लोग भी बम धमाका में देख लिए। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों के साथ रहा है, तो अशरफ गनी भी पूरे खुल के आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी सप्लाई कर रहा है उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पृथ्वी का इतिहास रहा है कि सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो पाकिस्तान की हुई है 1971 में, जब उसके निकम्मे 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, छोटे मोटे नहीं, 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। और इसी 1971 की लड़ाई में हमारे लोंगेवाला पर मात्र 120 फौजियों ने पूरे पाकिस्तान को भगा दिया था। तो एक ही इतिहास में दो युद्ध, इतिहास एक ही युद्ध में दो इतिहास देखने को मिला, जब सबसे बड़ी हार पाकिस्तानियों की हुई और भारत ने एक तरफा जीत रख गया। बताइए, 120 फौजी मिलकर लोंगेवाला में हरा दिया सब। तो ये पोस्ट उन्होंने दिखाया। अब ये कोई आम पब्लिक या मीडिया दिखाती तो अलग बात है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर बता रहा है तो बहुत है। पाकिस्तान कितना गिर सकता है कि नमाज के वक्त में बम, मतलब इतना इंसानियत रखो यार कि पूजा पाठ में भी ये सब नहीं किया जाता। भारत में भी युद्ध हम लोग भी लड़े हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी मानवता को हद पार कभी भारत ने नहीं किया। एम्बेसी जो अफगानिस्तान के जो राजदूत थे पाकिस्तान में, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, वो तो बाद में छोड़ा गया, तो काफी टॉर्चर वगैरह। तो बताइए इतना गिर सकता है पाकिस्तान। लेकिन इसी पाकिस्तान को जब तहरीके तालिबान मारता है तो कहता है ये आतंकवादी गलत है, और अफगानिस्तान वाला तालिबान सही है। मतलब उसके हिसाब से अफगानिस्तान में शरिया कानून लग रहा है तो ठीक है, वहां का तालिबान ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने के लिए तहरीके तालिबान अगर मारता है तो वो गलत है। भारत को भी यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तालिबान 110% वो भारत के खिलाफ ही रहेगा। भारत का अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान में शुरू से ही बहुत बेहतरीन रिलेशन रहा है। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को रूस और इटली पहुंचाने में अफगानिस्तान होके ही गए थे। तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है अफगानिस्तान से। दहेज में अफगानिस्तान मिला था बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य को, एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, जिसका अभी का नाम काबुल कंधार मकरान हेरात है। तो दहेज का जमीन है बिहारियों की अफगानिस्तान।